Hi everyone. So this is a new topic for the new year, and this is our first topic in 2023. And today's topic is HPLC, which is high performance liquid chromatography. So let's start with this topic. This is an important topic for the PG students who are doing PG residency in pharmacology. This is basically done to separate or to identify स्मॉल पार्टिकल्स या फिर एक कोई जैसे मल्टीपल पार्टिकल्स हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स को अगर हमें सेग्रीगेट करना हो कि मान लो एक ग्रीन वाला अलग करने हैं और सिर्फ रेड वाले अलग करने हैं या सिर्फ ब्लू वाले अलग करने हैं, सो दिस इज डन थ्रू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विच इज HPLC, लाइक हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. लिक्विड क्यों? क्योंकि जहाँ यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा वो लिक्विड वाला होगा. और जो हाई परफॉर्मेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पर एक प्रेशर लगाया जाता है. यहाँ पर बोल देते हैं कि इट इज़ हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. अब हमारा इस पूरे प्रोसीजर के अंदर क्या टारगेट है कि हमको ये एक हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन था उसमें से हमें एक पर्टिकुलर, मान लो ये ग्रीन स्टार वाले मॉलिक्यूल्स थे, ये सेपरेट करने हैं या फिर ये अलग करने हैं. तो हमें इसको क्वांटिफाई करना है कि कितना है ये, और एक अलग से सेपरेट स्पेसिफिकली करना है और इसका रिजोल्यूशन देखना है, तभी हम ये HPLC कर रहे हैं. सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होता है कि HPLC ट्यूब होती है, ठीक है. उसकी साइडों की जो कोटिंग होती है वहाँ किससे होती है? सिलिका से होती है. सिलिका एक कंपाउंड हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर HPLC के अंदर, ठीक है. तो कोटिंग इसके अंदर हो गई सिलिका की. देन द सेकेंड थिंग इज हमारे पास सॉल्वेंट होता है, उसका रेजर्वोयर होता है. तो जो भी हम सॉल्वेंट लेते हैं उसको एक और नाम से बोल सकते हैं, एल्यूएंट के नाम से, ठीक है. अब यहाँ पर जो भी आप मॉलिक्यूल चेक करना चाहते हो यहाँ से इंजेक्ट करोगे, ठीक है. तो बेसिकली सॉल्वेंट भी उसी जगह से पास होगा एंड फाइनली सैंपल भी उसी जगह से पास होगा. वो सैंपल कोई भी हो सकता है, आप ब्लड भी ले सकते हो, आप यूरिन का सैंपल ले सकते हो, आप कोई ड्रग के लिए टेस्टिंग कर सकते हो, आप फूड का सैंपल ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, उसके अंदर से उसके कुछ पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर कुछ क्वांटिफाई या कुछ सेपरेट करने के लिए. आपका जो भी पर्पस है HPLC कंडक्ट करने का, उसका मेथड यही रहेगा कि यहाँ से सैंपल इंजेक्ट होगा, यहाँ से सॉल्वेंट आएगा. अब हमने इसको, ये जो सॉल्वेंट आता है, दिस इज़ अंडर हाई प्रेशर, दिस इज़ 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिया जाता है, इसलिए हम इसको HPLC बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर का यूज़ किया जाता है. अब ये जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट वाले और सैंपल वाले इस पर्टिकुलर कॉलम में से पास होते हैं, ठीक है, HPLC ट्यूब में से. जब वो चले जाएंगे यहाँ से, जो HPLC ट्यूब होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 150 to 2 मिलीमीटर होती है और उसका जो ये साइज होता है दैट इज़ 4.6 mm, ठीक है. अब जब ये पास होता है यहाँ से, जो भी रेजर्वोयर सॉल्वेंट और जितना भी सैंपल है, वो फाइनली कौन डिटेक्ट करता है? एक डिटेक्टर होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ ही कनेक्टेड, वो डिटेक्ट करेगा. डिटेक्शन कैसे होएगी? विल हैव अ डिजिटल डिटेक्शन, मतलब हमारे पास, हम डिटेक्टर के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. मान लो हमने हमारे प्रोसीजर के अंदर UV रेज से डिटेक्ट करा, जैसे UV रेज पड़ेंगी तो वहाँ पर एक ग्राफ बन जाएगा डिजिटली. जो वो ग्राफ बनता है उसके अंदर बेस लाइन आएगी, स्पाइक आएगी, फिर बेस लाइन आएगी, फिर स्पाइक आएगी, इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है. एंड जो फिर वो जो मॉलिक्यूल होता है वो कलेक्ट हो जाता है इस कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, ठीक है. अब ये समझ लेते हैं कि क्या फेजेस होते हैं HPLC के अंदर. तो फर्स्ट फेज है स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज विच इज जहाँ पर हमने ये सॉलिड सिलिका की बात करी थी. दीज आर द पॉइंट्स डॉटेड, जितना भी है ये सिलिका है जो साइड में एक HPLC ट्यूब के साथ में लगा हुआ है. दिस इज सॉलिड फेज, मतलब सॉलिड मटेरियल लगा हुआ है, स्टेगनेंट है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए हमने इस फेज का नाम क्या दे दिया? स्टेशनरी फेज, ठीक है. द नेक्स्ट इज मोबाइल फेस. मोबाइल फेस का अंदर क्या होता है? मोबाइल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर मूवमेंट होने वाली है. तो मोबाइल फेस कहाँ पर काम करने वाला है? सॉल्वेंट के लेवल पे काम करने वाला है. यहाँ रखना है क्योंकि ये लिक्विड है तो ये यहाँ पर मूव करेगा, तो इसीलिए हमने इसको मोबाइल फेस बोला है, ठीक है. अब एक चीज़ और समझने वाली है, क्योंकि जो सिलिका है दैट इज अ पोलर सब्सटेंस. तो पोलर क्या होता है? इट इज वाटर के साथ उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, सो इट इज़ ऑल्सो अ हाइड्रोफिलिक होता है वो, ठीक है. तो हमारे पास ये जो सब्सटेंस होगा पोलर वाला, वो हाइड्रोफिलिक होगा. ऐसे ही जब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं जो मोबाइल के फेस के अंदर से आएगा, मूव करेगा, बाय प्रेशर करता है, इट इज़ लिक्विड.
अब जो एक चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि अगर हमारे पास सिलिका पोलर सब्सटेंस है तो जो हम दूसरा सब्सटेंस लेते हैं सॉल्वेंट के अंदर, इट हैज़ टू बी अ नॉन पोलर सब्सटेंस। दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक जो हमें ध्यान रखना है HPLC को ऑपरेट करने के टाइम लगता है कि सिलिका और जो सॉल्वेंट होते हैं दोनों ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये बात बोल दी कि सिलिका अगर पोलर होगा तो सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा। अब आपने ये बात समझनी है कि यहाँ पर तो हमारे पास एक नॉन पोलर सब्सटेंस है और यहाँ पर हमारे पास सिलिका विच इज़ पोलर, ठीक है। अब जो ये सैंपल आएगा, जो भी आपने ये सैंपल पास करा इसमें से, और जो आपको मॉलिक्यूल सेग्रीगेट करना है, अब उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स चीज़ें हो सकती हैं। मान लो आपने ब्लड लिया, टॉक्सिन लिया या किसी भी चीज़ का सैंपल लिया, या तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा या फिर वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो मॉलिक्यूल पोलर होगा तो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? सिलिका के साथ जो उस ट्यूब के अंदर है। अगर वो उसके साथ इंटरेक्ट करने लग जाएगा तो उसका रिलीज धीरे हो जाएगा, सो इट विल बी अ स्लो रिलीज। बट इन केस अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो पोलैरिटी उसकी नहीं है, तो मीन्स वो हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक होगा तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो फटाफट उस कॉलम में से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसमें सिलिका के साथ तो इंटरेक्ट किया ही नहीं, ठीक है। तो जितनी जल्दी वो बाहर निकल जाएगा, अब वहाँ पर जैसे ये बाहर आएगा वो डिटेक्टर के पास आ जाएगा। तो द टाइम फ्रॉम दिस एंड, जब से इंजेक्ट हुआ और जब ये इस पूरे प्रोसेस में से कॉलम में से पास करा और डिटेक्टर तक पहुंचा, इस पूरे टाइम को बोलते हैं हम रिटेंशन टाइम। कि कितनी देर के लिए वो एक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का रिटेंशन टाइम क्या है हमारे पास, कि जितने टाइम जब इंजेक्ट हुआ से लेके जब तक वो डिटेक्ट हुआ, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द रिटेंशन टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, विच कैन वेरी फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट HPLC इज कि जैसे ही वो मॉलिक्यूल हमने डिटेक्ट करा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सिग्नल पास हो जाएगा प्रोसेसर के लिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब भी आप कोई भी ग्राफ या फिर HPLC सिस्टम स्टार्ट करते हो तो पहले आप डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं करते हो सैंपल। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि डायरेक्टली हम सैंपल इंजेक्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या होएगी, सॉल्वेंट डायरेक्ट पास करके देखते हैं हम डिटेक्टर के अंदर से, ये चेक करने के लिए कि इज आर एक्सपेरिमेंट रेडी टू बी परफॉर्म्ड, मतलब अब हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम सिर्फ सॉल्वेंट डाल के देते हैं। अगर आप सबसे पहले सिर्फ सॉल्वेंट डाल के देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ देखने को क्या मिलेगी कि देयर इज फ्लैट लाइन। दिस फ्लैट लाइन रिप्रेजेंट्स कि ये बेस लाइन है। वो जो बेस लाइन होती है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन जो भी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बफर करके देखते हैं। बफर के लिए हमने सिर्फ सॉल्वेंट डाला और पास थ्रू करके देखा, अगर डिटेक्टर ने ले लिया तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, दैट मीन्स द फंक्शनिंग इज ओके। नाउ विल पुट द सैंपल, जैसे ही सैंपल जाएगा साथ में सॉल्वेंट जाएगा एंड फिर वो सिलिका ट्यूब में से या फिर HPLC ट्यूब में से पास हो जाएंगे एंड फिर वो डिटेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वो डिटेक्ट होगा तो डिटेक्शन के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है, यहाँ पर UV डिटेक्टर है। तो अगर आपकी जो UV रेज हैं वो पास करेंगी तो UV जो रेज हैं वो सॉल्वेंट के लेवल पे इफेक्ट नहीं करती हैं और वो सिर्फ मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास जो भी हम UV की रेज लेंगे, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका वेवलेंथ कितना है। अगर उनका वेवलेंथ जितना भी हमारे सॉल्वेंट का है उससे ज़्यादा वाला ही हमें वेवलेंथ लेना चाहिए आइडियली, ताकि वो डिटेक्ट कर सके। उससे कम वाला ले लेंगे तो हमारे को सिर्फ सॉल्वेंट डिटेक्ट होगा, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल हम डिटेक्ट करना चाहते हैं वो मॉलिक्यूल डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर विद एन एग्जाम्पल एट द एंड, ठीक है। अब ये तो हो गया जो डायरेक्ट HPLC के बारे में बात करी, बट हमको आजकल क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ में आती है, जो चीज़ यूज़ में आती है दैट इज़ रिवर्स HPLC। अब जो रिवर्स HPLC है उसके अंदर क्या प्रोसीजर रहता है, द प्रोसीजर इज़ ऑल द सेम, बट हमारे पास डिफरेंस क्या रहा, जो हमारा सिलिका था दैट वाज पोलर, बट हमारे पास जो यहाँ पर सिलिका है उसके साथ कुछ कार्बन के एटम्स अटैच हो जाते हैं 6 to 18। दिस सिलिका बिकम्स नॉन पोलर। और हमने एक स्टार्टिंग में रूल पढ़ लिया था
कि अगर हमारे पास ट्यूब के अंदर नॉन पोलर सब्सटेंस है तो सॉल्वेंट सेम नहीं हो सकता, मतलब अब हमें सॉल्वेंट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिलिका चेंज हुआ है। तो अब हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा दैट विल बिकम पोलर। तो हमने यहाँ पर सपोजिंगली वाटर विद मिथेनॉल ले लिया, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मान लो स्टार्टिंग के अंदर हमने एग्जाम्पल सॉल्वेंट का हेक्सेन लिया, तो अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल सॉल्वेंट का वाटर प्लस मिथेनॉल ले लिया। जो भी मॉलिक्यूल हमारा अगर नॉन पोलर होगा तो फिर वो ज़्यादा टाइम कॉलम के अंदर रुकेगा क्योंकि सिलिका के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि अब सिलिका नॉन पोलर है। और जो पोलर वाला है वो जल्दी इजीली पास आउट कर जाएगा, ठीक है। अब सपोज जो मैं आपको वेवलेंथ के बारे में या फिर नैनोमीटर्स के बारे में बता रही थी, अगर जो वाटर होता है कि वो 185 नैनोमीटर पे काम करता है और जो मिथेनॉल का यूवी रेडिएशन होता है दैट इज एट द लेवल ऑफ 205। अब हमको कोई भी ऐसा जो हमारे को यूवी रेडिएशन सेट करनी है डिटेक्टर के लिए, डिटेक्ट होने के लिए, तो हम 205 से ज़्यादा की लेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूल है उसका डिटेक्शन हो सके। अब जब आप ये मॉलिक्यूल डिटेक्शन के लिए ये रेज भेजते हो तो हमारे पास एक ग्राफ फॉर्म होता है जिस ग्राफ को हम बोल देते हैं क्रोमैटोग्राम, ठीक है। एज हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हमको एक बेसलाइन मिलता है, वो बेसलाइन कैसे मिल रहा है वो मैंने आपको बताया था कि हमने सिर्फ बफरिंग करी और सिर्फ सॉल्वेंट डाल के देखा तो हमको ये बेसलाइन मिला। जैसे ही वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल डिटेक्ट होता है वहाँ पर पीक आ जाएगी या वहाँ पर एक ये जनरेशन होगा, और जैसे ही फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर दोबारा कोई मॉलिक्यूल डिटेक्ट होगा तो हमको पीक मिलेगी। सो दिस इज द पर्टिकुलर ग्राफ विच शोज दिस पर्टिकुलर क्रोमैटोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिटेंशन टाइम के बारे में हमने बात कर ली थी कि कॉलम से लेकर डिटेक्टर तक का या स्टार्टिंग इंजेक्शन से लेकर डिटेक्टर तक का टाइम जो भी होता है दैट इज अ रिटेंशन टाइम। जो ये एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया अंडर दिस पीक, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। कितना अमाउंट आया ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में कितना जो भी आपने सैंपल डाला उसमें से वो अमाउंट कितना है ये पता लगाने के लिए हमको एरिया अंडर द पीक देखना पड़ता है। तो दिस पर्टिकुलर एरिया अंडर द पीक विल टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक। सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर जो हम HPLC के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली HPLC हम कहाँ यूज़ करते हैं, अब हमें ये पता लग गया कि इट इज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी चीज़ हमें एक बहुत बड़ा सैम्पल हो और मल्टीपल उसमें चीज़ें हो, उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ डिटेक्ट करनी हो तो हमको आइडेंटिफिकेशन कितनी क्वांटिटी में है ये भी पता लग जाएगा और उसका रिजोल्यूशन भी इम्प्रूव हो जाता है। दैट इज़ पर्टिकुलरली डन थ्रू हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। क्योंकि हमने यहाँ लिक्विड यूज़ करा था तो इसीलिए हमने इसको लिक्विड क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। अगर आप गैस यूज़ करते हैं तो गैस क्रोमैटोग्राफी भी बोल सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी, बट पर्टिकुलरली अभी हम HPLC पढ़ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट दिस, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। आप जब HPLC की बात करते हो तो आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ कि शेल्फ लाइफ डिटेक्शन कर सकते हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं कि कितना शेल्फ लाइफ है वो देखने के लिए भी आप HPLC यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट सर्च करने के लिए। जितने भी डोजेज फॉर्म्स होती हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना यूज़ किया गया है इससे पता लग सकता है। हमको कोई भी पेस्टिसाइडल कंटेंट कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर चेक करना हो तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हमारे यूरिन में, स्वेट में कहीं पे भी हैं वो भी इस मेथड के थ्रू डिटेक्ट हो सकता है। फिर हम शुगर एनालिसिस कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस के अंदर एनालिसिस ऑफ बियर कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स देख सकते हैं फूड के अंदर, या फिर हम एंटीबायोटिक्स भी चेक कर सकते हैं प्लाज्मा के अंदर कि उनका कितना लेवल है या कितना अमाउंट है। सो दिस इज़ ऑल विच वी कैन डू, या इससे भी ज़्यादा और चीज़ें हैं जो हमारी फूड फैक्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर या फिर हमारा ड्रग्स के अंदर, ये सारी जगह पे हमको HPLC हेल्प करता है। राइट। अब एक चीज़ और याद रखो कि जब भी आप HPLC पढ़ोगे बुक के अंदर ना 2-3 टर्म्स आपको मिलेंगी। फर्स्ट टर्म इज एनालाइट। एनालाइट क्या होता है, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड। मतलब जो मॉलिक्यूल आपने पूरा लिया, जो सैंपल है आपका, उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, तो डायरेक्ट वो एंजाइम या वो प्रिजर्वेटिव या वो चीज़ नहीं मिलेगी या एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी। तो जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो, जो भी सब्सटेंस सेपरेट करने वाले हो, उसको एनालाइट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज एल्यूएट। एल्यूएट क्या होता है कि इट इज़ द मिक्सचर
of the solute and the solvent which is exiting from the column. अब जब हमने बात करी थी कि यहाँ पर solvent है, यहाँ पर sample है, जब वो एक common pathway में से कॉलम में से निकल रहे थे, तो जब वो मिक्सचर बन जाता है उस मिक्सचर को हम बोल देते हैं एलुएट. ठीक है. एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ डीगैसिंग ऑफ द सॉल्वेंट. डीगैसिंग ऑफ द सॉल्वेंट ये क्यों की जाती है? क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि गैस बबल फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोसीजर के ड्यूरेशन में ही, और जो हमको सेपरेशन प्रोसेस के अंदर दिक्कत डालेगा, विच विल इंटरफेयर इन आर सेपरेशन प्रोसेस. सो वी हैव टू डू द डीगैसिंग. आजकल बहुत सारे HPLCs ऐसे आ गए हैं जिसमें देयर इज़ इनबिल्ट डीगैसिंग प्रोसीजर या फिर डीगैसर अवेलेबल होता है. बट अदरवाइज वी कैन यूज़ वैक्यूम फिल्ट्रेशन. वैक्यूम फिल्ट्रेशन जिसका मतलब हम वैक्यूम अप्लाई कर देंगे सॉल्वेंट के कंटेनर पे, और जिससे हमारा सेपरेशन का प्रोसेस ईजी हो जाए. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू नो अबाउट HPLC. So yeah, this was all for today, and this was all I wanted to share with you about HPLC. If you have any doubts, then do share in the comment section. I'll try to reply back. Thank you so much. Do like, share and comment. Bye bye.